हेलो स्टूडेंट, नीट एंड जेईई एस्पिरेंट। आज केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कन्फर्मेशनल आइसोमर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। खास करके जो नीट और जेईई में जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। आइए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे कन्फर्मर्स क्या होता है या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं। इसको समझने के लिए एक हमने आज आपके लिए मॉडल लेके आया है। ये इथेन का मॉडल है। हाइड्रोकार्बन में ये ब्लैक कार्बन एटम है, ये भी ब्लैक कार्बन एटम है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ओके, नाउ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन राइट साइड में और 3 लेफ्ट साइड में लगे हुए हैं। कुल मिला के ये C2H6 यानी इथेन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको इसको अगर रोटेट कर दे, ये फ्रंट कार्बन आप इसको माने और इसको बैक कार्बन माने, तो आपके रिस्पेक्ट में आपके आंख के तरफ का ये फ्रंट कार्बन हो गया और ये बैक कार्बन हो गया। अब क्या है कि फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन को आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है वो दोनों एक दूसरे के सामने सामने है। अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करने पर हमें डिफरेंट डिफरेंट इनके कन्फर्मर्स मिलेंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे इनके, और यही इनके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, है ना। अलग अलग एंगल पर हमें अलग अलग नए आइसोमर देखने को मिलेगा और इनके प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं इनसे। ओके, नाउ डिफिनीशन क्या है इसका, कन्फर्मेशनल आइसोमर होता क्या है। तो जब सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो वहां पर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म अराइज होता है। अ फॉर्म ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, a form of stereoisomerism in which isomers can be converted exclusively by rotation about carbon-carbon single bonds. These are also called rotamers. तो जो कन्फर्मेशनल आइसोमर होता है उसको रोटामर भी बोला जाता है, या इसको रोटेशनल आइसोमर भी बोलते हैं। ठीक है, ये मॉडल को ध्यान से देखिए आप। ये खास करके जो है ये न्यूमैन्स प्रोजेक्शन है, अगर आपने पढ़े हो। न्यूमैन्स का ये इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन है। अब इक्लिप्स कैसे, अगर ये फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन में जो ग्रुप लगे हुए हैं वो एक दूसरे के एकदम बीच सामने सामने हो, तो हम कहते हैं कि फ्रंट कार्बन में जो बॉन्ड है और बैक कार्बन में जो बॉन्ड है, इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होता है। और जब ये 0 डिग्री होता है तो इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पर ये क्या सर्कल क्या है, तो ये सर्कल जो है वो बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज बैक कार्बन, बैक कार्बन। और ये डॉट वाला जो पार्ट है ये फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, फ्रंट कार्बन। दिस इज फ्रंट कार्बन। तो बैक कार्बन और फ्रंट कार्बन इस तरह से लगे हुए हैं और इसमें हाइड्रोजन इस तरह से एटम लगा हुआ है। हाँ, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है ये इथेन का नहीं है, भले हमने मॉडल आपको इथेन का दिखाया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये ब्यूटेन का मॉडल आपके लिए लेके आए हैं। अच्छा, आप यूं समझे कि ये दोनों तो कार्बन एटम है, ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको ये भी क्या है, ये भी कार्बन एटम है। ठीक है, अगर इस कार्बन एटम को यूं आप समझे कि अगर ये जो कार्बन एटम है दोनों, हालांकि कार्बन एटम को हमें ब्लैक कलर से शो करना चाहिए, चलिए मेरे पास है तो आपको ब्लैक कलर वाला दिखा देते हैं। ये दोनों को हम हटा करके यहां पर ब्लैक कलर लगा देते हैं ताकि आप ब्यूटेन इसको समझें। दिस इज ब्यूटेन। इस स्ट्रक्चर में आप देखें कि टोटल 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 कार्बन एटम है और इस तरह से है। ठीक है, जब हम इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दें, अगर इसको मैं 60 डिग्री से रोटेट कर दूं तो जो नया आइसोमर देखने को मिलेगा इसको हम बोलते हैं स्टाइगर्ड कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज इक्लिप्स्ड एंड दिस इज स्टाइगर्ड। जब हम 60 डिग्री से इसको रोटेट करते हैं तो दिस इज स्टाइगर्ड कॉन्फ़िगरेशन। और जब हम इन दोनों के बीच में डायहाइड्रल एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तब उसको हम बोलते हैं इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 2 बॉन्ड के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं।
conformations or rotamers. These isomer are formed by the rotation of कार्बन सिग्मा बॉन्ड. ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन की वजह से इस तरह के आइसोमेरिज्म अराइज होते हैं. एल्केन्स कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स. यस, जो एल्केन होते हैं इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर बन सकते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल अभी 0 डिग्री है, 0 से थोड़ा सा बढ़ाता हूं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और एंड सो ऑन, और लगातार मैं अलग अलग इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर बना सकता हूं, है ना. तो पूरा तो एंगल कितना है 360. अब 360 में जो बीच के नंबर है पॉइंट करके ले जाऊं तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स बन सकते हैं. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एल्केन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस. क्या हमें सारे कन्फर्मेशंस पढ़ने हैं? नहीं, कुछ स्पेसिफिक पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, उसकी बात करेंगे हम. द रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नॉट कंप्लीटली फ्री. अच्छा, पूरी तरह से ये रोटेशन जो है फ्री नहीं होता है. हाँ, फ्रीली रोटेट तो करता है, पर हम इसको पूरी तरह से फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते. ये कंप्लीटली फ्री नहीं होता, फ्री रोटेशन नहीं होता है ना. हाँ, इसमें एनर्जी प्रोफाइल, अब जैसे मान लो आप कि ये अभी इन दोनों के बीच में सामने सामने बॉन्ड है, तो इन दोनों बॉन्ड के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा. रिपल्सन ज्यादा, तो अगर रिपल्सन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब उसका एनर्जी बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा. तो यानी कि इनके पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशंस आते हैं. ठीक है. It is hindered by a small energy barrier of 1 to 20 kilojoule mole, 20 kilojoule per mole due to weak repulsive interaction between the adjacent bond. है ना. आइए, मतलब मैं ऑलरेडी बोल दिया आपको, एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में रिपल्सन होते हैं, इसकी वजह से इसके एनर्जी प्रोफाइल में वेरिएशंस आते हैं. इस एनर्जी प्रोफाइल का भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे. दिस रिपल्सिव इंटरेक्शन इज कॉल्ड टॉर्सनल स्ट्रेन. यस, जब ये रोटेट होता है उनमें जो स्ट्रेन आते हैं इसको हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन, और इसकी वजह से स्टेबिलिटी में डिक्रीमेंट आता है. ओके. नाउ कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन की बात कर लेते हैं. इथेन मॉलिक्यूल कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विद ईच कार्बन एटम अटैच्ड टू द 3 हाइड्रोजन एटम. कीप वन कार्बन एटम स्टेशनरी and rotate the other carbon atom around the carbon carbon axis. This rotation results into infinite number of conformations. मैं ऑलरेडी इसको बोल चुका हूं आपको कि अगर हम लगातार डिफरेंट एंगल में इसको रोटेट करेंगे, डिफरेंट एंगल में, तो हमें नए नए आइसोमर देखने को मिलेगा. ठीक. कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन और कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन में दो कॉन्फ़िगरेशन, एक इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन. अगर आप देखें इक्लिप्स और स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन जो कि हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाते हैं, जो कि अभी आपने देखा था, तो इक्लिप्स और स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम सॉहर्स और न्यूमैन दो प्रोजेक्शन में बना सकते हैं. यहाँ पे अभी जो बना हुआ था वो न्यूमैन प्रोजेक्शन में बना हुआ था. ठीक है. और डायहेड्रल एंगल अगर 0 डिग्री है तो हम इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड, और अगर डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो गया तो क्या हो जाएगा? स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको, जो सामने है इसको यूं समझे आप, ये पूरा जो कहानी लिखा हुआ है इस पूरे कहानी का मतलब यहाँ है. नेक्स्ट स्लाइड में ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इसको बोलते हैं रेयर कार्बन या इसको बोलते हैं बैक कार्बन. दिस इज बैक कार्बन. ये जो दो कार्बन, अगर मैं यहाँ पे आंख लगाऊं, अपना आंख यहाँ रखूं और इस वाले कार्बन को देखूं, तो ये हमारे लिए फ्रंट कार्बन होगा और ये बैक कार्बन होगा. तो जो फ्रंट कार्बन है उसको हमने इस डॉटेड लाइन से शो किया है. फ्रंट कार्बन को जो है वो यहां पर डॉटेड लाइन से शो किया गया है. ये वाला दिस इज फ्रंट कार्बन, और ये जो सर्कुलर पार्ट है दिस इज बेसिकली बैक कार्बन. क्लियर? और ये जो दिखाने का तरीका है ये न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के अंदर हम ऐसे दिखाते हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ऑलरेडी आपने इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा कि अगर सारे एटम, अब देखिए आप इसमें दो
जो एटम है, खास करके फ्रंट और बैक कार्बन पर जो लगे हुए हाइड्रोजन है, उनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री है। और इस एंगल का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम बोलते हैं डायहाइड्रल एंगल। ठीक है, दिस एंगल इज बेसिकली दिस एंगल, ये एंगल, अभी तो यहाँ पे हमें दोनों एटम को शो करना है इसीलिए मैंने कुछ एंगल पे रखा है, पर आप यूं समझे यहाँ पे जो एंगल है, दिस एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये 0 डिग्री एंगल पे है अभी, और इस एंगल को बोलते हैं हम क्या, डायहाइड्रल एंगल। तो याद रखिएगा, अगर डायहाइड्रल एंगल का वैल्यू 0 डिग्री है तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं, ऐसे कन्फर्मेशंस जो होते हैं वो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होते हैं। ठीक है, रिमेनिंग कन्फर्मेशंस आर कॉल्ड स्क्यू कॉन्फ़िगरेशन। आप समझना, इसके अलावे अब जो 0 डिग्री वाला था उसको तो इक्लिप्स बोला आपने, 0 डिग्री के अलावे जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन, इन सारे कॉन्फ़िगरेशन को आप स्क्यू कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। मतलब 0 डिग्री के अलावे, जो इक्लिप्स के अलावे होंगे उसको क्या बोल सकते हैं आप, स्क्यू कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। क्लियर? आगे ऑलरेडी मैंने बोल दिया आपको, स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन जब 60 डिग्री एंगल, जब डायहाइड्रल एंगल, दिस एंगल इज 60 डिग्री, व्हेन डायहाइड्रल एंगल इज 60 डिग्री देन द कॉन्फ़िगरेशन विल बी staggered configuration. Clear? Next, न्यूमेंस प्रोजेक्शन में ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन काफी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन हम देखेंगे। अब उस क्वेश्चन में जाने से पहले इनके स्टेबिलिटी का जो प्रोफाइल है इन सबको भी समझ लेते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशंस, अगर आप गौर से देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में यहां पे डायहाइड्रल एंगल 0 डिग्री है। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें जो हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, इन हाइड्रोजन फ्रंट और बैक कार्बन में जो हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है। अगर ये 0 डिग्री एंगल पे है तो उसको आप बोलते हैं क्या, इक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन। इस केस में फ्रंट कार्बन में जो बॉन्ड है और जो बैक कार्बन में जो बॉन्ड है, इनके बीच में रिपल्सन जो है वो मैक्सिमम होता है, और रिपल्सन मैक्सिमम होगा तो एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, और एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम। तो आप याद रखें, इक्लिप्स का एनर्जी सबसे कम होता है। अच्छा, स्क्यू का एनर्जी रिलेटिवली उससे ज्यादा, मतलब स्टेबिलिटी उससे ज्यादा होता है। अच्छा, इक्लिप्स का स्टेबिलिटी सबसे कम, एनर्जी सबसे ज्यादा और स्टेबिलिटी सबसे कम, और स्क्यू का रिलेटिवली स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डायहाइड्रल एंगल 0 के अलावा है। ठीक है, और जब ये स्टैगर्ड होता है, जब एंगल कितना होता है, 60 डिग्री पे होता है, तो इसकी एनर्जी जो है और भी कम हो जाती है, तो स्टेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। तो ओवरऑल देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन सा होगा, स्टैगर्ड वाला, फिर स्क्यू और फिर इक्लिप्स्ड। Okay, in eclipse conformations bonds are very close and having maximum repulsion। मैंने ऑलरेडी बोल दिया, इक्लिप्स में जो है बॉन्ड एकदम सामने सामने, एकदम नजदीक नजदीक है, इसमें जबरदस्त वाली रिपल्सन होगी। ओके, और इसीलिए वो लिस्ट स्टेबल होता है। इसको अगर और अच्छे से आप फील करना चाहते हैं तो आप ये एनर्जी प्रोफाइल देखें। अब मैं इसको इससे रिलेट करके मैं इसको रोटेट करता हूं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यहां पे इस ग्राफ के अंदर आप अगर गौर से देखें तो ग्राफ में y एक्सिस और x एक्सिस पर जो वेरिएशंस है जो दिए गए हैं, y एक्सिस पर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिया गया है, जबकि x एक्सिस पर डायहाइड्रल एंगल थीटा है। ठीक है, अब अगर डायहाइड्रल एंगल होता है 0 डिग्री, अगर डायहाइड्रल एंगल होता है 0 डिग्री तो आप इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इथेन की बात कर रहे हैं। ओके, इस समय एनर्जी सबसे ज्यादा है, आप देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा पर है, एनर्जी सबसे ज्यादा और स्टेबिलिटी सबसे कम। ओके, अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूं 60 डिग्री से, अब इसको बोलेंगे हम स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन।
अब इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई है। रीजन, अब रिपल्सन जो है फ्रंट कार्बन में जो हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं और बैक कार्बन में जो हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, इनके बीच में रिपल्सन कम हो चुका है, और रिपल्सन कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, फिर से रोटेट कीजिए इसको 60 डिग्री से। जैसे ही आपने 60 डिग्री फिर से रोटेट किया, अब हो गया, अब फिर से फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन में जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो एक दूसरे के सामने सामने हो गया है। अब फिर से इसमें जबरदस्त रिपल्सन होगी, और रिपल्सन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, और इसको फिर से बोलेंगे हम इक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो डायहेड्रल एंगल 120 डिग्री होता है तो भी फिर से इक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर मैं इसको फिर से रोटेट कर दूं कितना से, 60 डिग्री से, यानी 180 डिग्री रोटेशन हुआ इनिशियल के रिस्पेक्ट में। अगर 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो फिर से नया कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलेगा, और ये नया कॉन्फ़िगरेशन जो होगा दैट विल बी स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन। आप गौर कीजिए, स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन में डायहेड्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री। जो फ्रंट कार्बन में जो हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं और जो बैक कार्बन में जो हाइड्रोजन, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन में जो हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, इनके बीच का एंगल है कितना, 60 डिग्री। ओके, इसी तरह से आप रोटेट करते जाएंगे और अलग अलग हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलता जाएगा। हालांकि आप गौर कीजिए तो सिर्फ दो तरह के यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है। किसमें, इथेन के अंदर दो तरह के, एक तो क्या, इक्लिप्स, और दूसरा स्टैगर्ड। कब, जब हम 60 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं लगातार। तो ठीक है, ये तो हो गया इथेन का कंप्लीट एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं ब्यूटेन का, जहां से ज्यादा क्वेश्चन नीट हो या जेई हो, इवन आप जेई एडवांस के पेपर देखें तो भी, तो उनमें क्वेश्चन ज्यादा ब्यूटेन के क्वेश्चन आए हैं, है ना। आइए बात करते हैं उसका भी। हाँ, तो ये है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। मतलब इसमें एनर्जी प्रोफाइल क्या हो सकता है, स्टेबिलिटी का के बारे में हम क्या कमेंट कर पाएंगे, इसके बारे में पूरी बात की जाएगी। ठीक, इसको समझने के लिए इस मॉडल को आप गौर से देखिए। इसमें ये चारों कार्बन के एटम है, और ये जो मॉडल है वो ब्यूटेन का मॉडल है। इसमें देखिए जो पहला है फर्स्ट कन्फर्मेशन, जिसमें डायहेड्रल एंगल है 0 डिग्री। अब डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री है तो इसमें ये दोनों बल्की एटम है, मोटा भाई, और अगर बल्की एटम है तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा। इन दोनों के बीच में जबरदस्त रिपल्सन होती है, तो इसमें रिपल्सन ज्यादा है तो एनर्जी बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। हाँ, इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, आप देखें ग्राफ में ये पीक पॉइंट है यहाँ, तो एनर्जी सबसे ज्यादा और स्टेबिलिटी सबसे कम। कब की बात है, जब एंगल है 0 डिग्री। अच्छा, अगर मैं इसको 60 डिग्री से फिर से रोटेट कर दूं, अब 60 डिग्री से जैसे आप रोटेट करेंगे तो ये नया कॉन्फ़िगरेशन मिला, नया कन्फर्मेशन मिलता है, जिसको हम बोलते हैं गॉच कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अब गॉच में क्या है, गॉच में डायहेड्रल एंगल हो जाता है अब 60 डिग्री। ये रिलेटिवली इसमें जो है रिपल्सन कम हो जाता है। रिपल्सन कम हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अब इतना आ गया है। अगर वैल्यू देखें डेटा के हिसाब से तो पहले 19 था, अब हो गया है 3.8 किलो जूल पर मोल। एनर्जी कम हो चुका है, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसका स्टेबिलिटी गॉच का ज्यादा स्टेबिलिटी है। अगर मैं आपको ये जो मॉडल है, अगर फिर से इसको मैं 60 डिग्री से रोटेट कर देता हूं, 60 डिग्री से फिर से रोटेट कर दिया, अगर आप गौर से देखें तो 60 डिग्री से रोटेशन के बाद अब ये कुछ यू बन गया है। दिस इज कॉल्ड पार्शियली इक्लिप्स्ड। व्हाई, इसमें फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन में ग्रुप जो है, इनके बीच में एंगल, डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री है। फ्रंट और बैक के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री एंगल है तो स्टेबिलिटी तो कम होगी, इक्लिप्स जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन इसको हम पार्शियली इक्लिप्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो बल्की ग्रुप है वो एक दूसरे के सामने नहीं है। अगर बल्की ग्रुप एक दूसरे के सामने होता, अगर ये बल्की ग्रुप एक दूसरे को सामने होता तो इसको फुली इक्लिप्स बोलते। अगर हमने बल्की ग्रुप को सामने एग्जैक्टली नहीं रखा है, हाँ दोनों फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन में बॉन्ड जो है एक दूसरे के सामने है, लेकिन बल्की ग्रुप एक दूसरे के सामने नहीं है, इक्लिप्स जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको लेकिन बोला जाता है पार्शियली इक्लिप्स्ड। गेटिंग? फिर से अगर मैं इसको रोटेट कर देता हूं 60 डिग्री से तो कुछ यू बन जाएगा, और अब जो नया बना इसको बोलते हैं
एंटी कॉन्फ़िगरेशन, नॉट एंटी कॉन्फ़िगरेशन, इट्स एंटी कॉन्फ़िगरेशन। एंटी मतलब इसमें जो है ये दोनों बल्कि ग्रुप जो है इसके बीच में एंगल हो गया है 180 डिग्री। अब इसमें रिपल्सन सबसे कम है, आप देख लें ये सबसे बढ़िया स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। यानी कि अगर मैं ब्यूटेन की मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बोलूं तो यही है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मोटा भाई बल्कि ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसमें धक्का मुक्की नहीं होगी, इसमें रिपल्सन नहीं होगा, और अगर रिपल्सन नहीं होगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। यानी कि इस केस में एंटी कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं फिर से इसको रोटेट कर दूं तो फिर से बन जाएगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, और फिर से रोटेट करता हूं तो फिर से रोटेट करेंगे तो हो जाएगा ये गॉच। अच्छा, पार्शियली इक्लिप्स्ड और फिर क्या हो गया गॉच कौन सा था? जब डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री पर हुआ करता था तो ये क्या है? गॉच कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, तो पिछले केस में जो आपने स्टैगर्ड पढ़ा था ना, उसी को आज हम क्या बोल रहे हैं? गॉच, जब दो बल्कि ग्रुप रहता है तो। ठीक है, अच्छा जी, अब लास्ट वाले आते हैं। जब फिर से मैंने इसको रोटेट कर दिया 60 डिग्री से, फाइनली टोटल रोटेशन जो है 360 डिग्री से रोटेट कर दिया। अच्छा, 360 से रोटेट कर दिया। अब देखिए आप फ्रंट कार्बन में जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और जो बैक कार्बन में जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो एक दूसरे के सामने है। इसके बीच में डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री है और इसमें जबरदस्त वाली रिपल्सन होगी, और इसीलिए इसका नाम है इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों जरूर याद रखें इस बात को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए। और एक बार नहीं आया है, कई बार। बेशरम की तरह नीट वाले जे वाले पूछते रहते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं, इसलिए इसको जरूर याद रखेंगे आप। और इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी याद रखेंगे आप। इसमें अगर बोला जाए आपसे कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है, तो मोस्ट स्टेबल आप बोलेंगे एंटी। एंटी विल बी मोस्ट स्टेबल, एंटी इज मोस्ट स्टेबल। नो, एंटी कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, इसके बाद अगर एंटी के बाद वाली स्टेबिलिटी किसी की देखी जाए तो वो हो जाएगा आपका गॉच का। कहिए क्यों? क्योंकि एंटी में रिपल्सन क्या है? एक दूसरे के, है ना, एक दो बल्कि ग्रुप के बीच में रिपल्सन सबसे कम होता है, तो ये मोस्ट स्टेबल होता है। अच्छा, उसके बाद गॉच की स्टेबिलिटी होती है। अगर गॉच के बाद अगर आप देखें तो वो है पार्शियली इक्लिप्स्ड, क्योंकि इसमें रिपल्सन तो बहुत जबरदस्त होता है लेकिन थोड़े कम होते हैं। किससे? इक्लिप्स्ड वाले से, फुली इक्लिप्स्ड वाले से। तो उसके बाद हम बोलेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड, और सबसे कम स्टेबल होता है, सबसे घटिया, महाघटिया स्टेबिलिटी के मामले में कौन? इक्लिप्स्ड। तो ये जो ऑर्डर हमने लिखा है, इस ऑर्डर को भी आप याद रखेंगे। दिस इज 5 स्टार कंसेप्ट, यू मस्ट लर्न इट, यू मस्ट रिमेंबर इट। जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा यहां से, याद रखिएगा। मोस्ट स्टेबल एंटी और लीस्ट स्टेबल इक्लिप्स्ड, जरूर याद रखिएगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आया है आपके नीट एग्जाम में, आपके जेई एग्जाम में, हम उसको डिस्कस करना चाहेंगे, ताकि आपको लगे कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यहां से। आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये नीट के पेपर में आया था 2021 में। बहुत ही आसान सुपरफिशियल क्वेश्चन आया था आपके पेपर के अंदर। इस वाले क्वेश्चन को आप देखें और बताएं मुझे कि इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। क्वेश्चन है, डायहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन इज। ओहो, इथेन की बात की जा रही है। ये रहा आपका इथेन। इसमें लीस्ट स्टेबल सबसे घटिया इक्लिप्स्ड, सबसे बढ़िया एंटी। और लेकिन इस वाले में, इथेन वाले में, इसमें तो दो ही तरह के बनते हैं, इक्लिप्स्ड या स्टैगर्ड। स्टैगर्ड स्टेबल ज्यादा होता है और इक्लिप्स जो है लीस्ट स्टेबल। तो कुछ क्वेश्चन पूछा है कि लीस्ट स्टेबल कब होगा,
तो 0 डिग्री जब एंगल होगा तो उसमें जबरदस्त रिपल्सन होगी और वो लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर होगा। गेटिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शर्म नहीं आती है नीट वालों को, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलो कोई बात नहीं, पूरे पेपर में ऐसे नहीं होते हैं सारे क्वेश्चन, पर हाँ कुछ क्वेश्चन जो है इतने सुपरफिशियल, इतने बेसिक सीधे पूछ दिया यूं, है ना। नेक्स्ट देखिए। अच्छा बात यह है कि पहले वो अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड पहले ये वो अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर और आसान, और फिर देखो आप 2021 में जो क्वेश्चन पूछा था एकदम महा इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है AIPMT 2010 में, जो आपका ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ करता था, नीट जिसका नाम पड़ गया आज के टाइम में, उस पहले पेपर में आया था क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूं कि हिस्ट्री रिपीट होता है किस तरह से, आप देखिए इसको। इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज, मैं अभी ताजा आपको बताया हूं, आपसे पूछा जा रहा है मोस्ट स्टेबल, ज्यादा सोचने का नहीं, ब्यूटेन है ना, क्या बोलने का, एंटी कॉन्फ़िगरेशन यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, याद रखिए यहां पर एंटी कॉन्फ़िगरेशन जो है यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल है। और अगर एंटी कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे जी? तो आप देख लीजिए, हमें तो दूर से ही दिख रहा है कि यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। हमसे पूछा जा रहा है मोस्ट स्टेबल, और मोस्ट स्टेबल वही होगा जो एंटी कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि इसमें रिपल्सन सबसे कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्लियर? तो इस टॉपिक से बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यूं कर लेंगे आप क्वेश्चन। देखिए जेई जो आपका ज्वाइंट एंट्रेंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इस पेपर में सेम क्वेश्चन, नीट वाले क्वेश्चन को ही कॉपी पेस्ट किया है जेई वालों ने। कब? 2021 में। 2021 में जो क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो बस थोड़ा सा इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जा रहा है। इसमें मोस्ट स्टेबल की बात नहीं की जा रही है, बल्कि आपको ऑर्डर के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कन्फर्मेशनल आइसोमर ऑफ एन ब्यूटेन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। मैंने अभी आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बताया, पोटेंशियल एनर्जी का प्रोफाइल बताया, और मैंने ये भी बोला कि एनर्जी जिसका ज्यादा उसका स्टेबिलिटी कम होगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, इसके साथ कंपेयर करते हैं और तुरंत हम इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमें तो ऑर्डर में पता करना है। तो मोस्ट स्टेबल आपको कौन सा लगता है? जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा उसका एनर्जी सबसे कम होगा। तो मोस्ट स्टेबल आपको याद है एनटी वाला होता है। पहले हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो आपको ज्यादा फील आएगा, जल्दी से आप आंसर देंगे। मोस्ट स्टेबल है एंटी, यानी थर्ड जो है मोस्ट स्टेबल है। उसके बाद याद आपको होगा गॉच आपका सेकंड वाला है, उसके बाद सेकंड हो जाएगा। उसके बाद जो है पार्शियली क्लिप्ड आपका फर्स्ट वाला है, तो उसके बाद हो जाएगा फर्स्ट। और सबसे घटिया यानी लीस्ट स्टेबल होता है कौन सा? जो फुली क्लिप्ड होते हैं, यानी फोर्थ। तो ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, लेकिन आपसे पूछा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी का जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। अगर एनर्जी के मामले में जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है उसका एनर्जी सबसे कम होगा, यानी इसका एनर्जी सबसे कम होगा, इसका एनर्जी उससे ज्यादा होगा, इसका एनर्जी और भी ज्यादा होगा, इसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो यानी ऑर्डर जो होगा वो जाएगा 3 से ज्यादा 2 का, उससे ज्यादा 1 का, और सबसे ज्यादा 4 का। एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए मतलब जे ने थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछा आपसे, और बहुत ही आसान क्वेश्चन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से जे वालों ने पूछ लिया आपसे। हालांकि नीट में यही ऑप्शन भी लिखे हुए थे, सेम फोटो वगैरह सेम था, बस खाली इसमें थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन देकर के जे वालों ने पूछ लिया आपसे। एक और क्वेश्चन की बात करेंगे हम आज। तो ये जो क्वेश्चन है 2010 का, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट है।
तो अगर जो लास्ट जो आपने क्वेश्चन जो आपने सीखे हैं ब्यूटेन का कन्फर्मेशन आइसोमर और उसके हिसाब से इसका आंसर आपने दे दिया तो आप -1 मार्क्स पाएंगे। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया है कि मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है, तो मोस्ट स्टेबल होता है एंटी कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे अल्कोहल ग्रुप ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और ये एंटी कॉन्फ़िगरेशन है। और एंटी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वैसे तो मोस्ट स्टेबल होता है जी, एंटी मोस्ट स्टेबल होता है, एंटी कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल होता है, लेकिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन को देख करके पागल नहीं होने का। इस वाले केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो बिल्कुल बात बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगा, इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा। वैसे तो एंटी कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल होता है, लेकिन अगर कहीं पर एल्कोहल लगा हुआ हो, सावधान, एल्कोहल लगा होगा तो ऐसे केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट होता है और उस केस में गॉज कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल होता है। आइए बताते हैं कैसे। इस वाले केस में जो ऑक्सीजन का, अगर ये चारों ऑप्शन आप चेक करें, इनमें जो इक्लिप्स है इसमें रिपल्सन जबरदस्त होगा, लोन पेयर भी है ऑक्सीजन के साथ और इसके अलावे ये दोनों ऑक्सीजन एटम एकदम पास पास है और डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री है, इसमें जबरदस्त रिपल्सन होगा, ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो ये पार्शली क्लिप्ड है और पार्शली क्लिप्ड का जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें भी डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री होता है, पर हाँ दो बल्कि ग्रुप एकदम पास पास नहीं है, इसकी भी स्टेबिलिटी रिलेटिवली कम होगी, रिपल्सन ज्यादा होगा। बात करें हम अब इन दोनों का, तो ये आपका है गॉज और ये है एंटी। तो अगर हम गॉज और एंटी में कॉन्फ़िगरेशन में कंपेयर करें स्टेबिलिटी का, तो एंटी तो वैसे आपने पढ़ा है कि एंटी जो है मोस्ट स्टेबल होता है। क्यों मोस्ट स्टेबल होता है? तो मैंने आपको बताया कि इसमें दो बल्कि ग्रुप के बीच में जो रिपल्सन है वो कम होता है। अगर रिपल्सन अट्रैक्शन में बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। यानी कि अगर गॉज कॉन्फ़िगरेशन हो और अल्कोहल लगा हुआ हो तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कांसेप्ट आता है। ऐसे केस में यहां पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, ये हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है, यानी इस अल्कोहल के साथ इसका क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, है ना। इस अल्कोहल के साथ क्या होगा, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं इसको यूं समझाऊं कि ये हाइड्रोजन जो है ये लोन पेयर है और इन लोन पेयर के बाद आप सभी को पता होगा कि अगर कभी भी हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ होता है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है और बगल में एक ऑक्सीजन और है, तो इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्योंकि यहां पर है डेल्टा प्लस चार्ज और यहां पे है डेल्टा माइनस चार्ज, साथ में यहां पे लोन पेयर है, इनके बीच में रिपल्सन होगा और इसको आप बोलते हैं मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो इसको बोलते हैं आप इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस बॉन्ड की वजह से, इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से मोस्ट स्टेबल जो होगा वो हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, यानी गॉज कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। याद रखिएगा आप, गॉज कॉन्फ़िगरेशन इस केस में मोस्ट स्टेबल, इस केस में एंटी नहीं होगा, सावधान रहिएगा। तो हमने जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो कंसेप्ट थे, क्वेश्चन थे, वो सारे हमने डिस्कस किए, आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको पूरा ये कंसेप्ट जो भी है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। बने रहिए इस तरह के हमारे वीडियो के लिए। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।